Good morning, student. I am Pankaj Tiwari and today I am going to teach you class 8th subject SST History, chapter 3rd part 1st. Student, मैं पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। ये चैप्टर रूरल लाइफ एंड सोसाइटी है, तो इसमें मैं इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि जैसा कि पहले से हम देखें तो अपना जो भारत था वो जो है कृषि प्रधान देश था। तो जब भारत में जो है अंग्रेज आया उससे पहले का जो अपना सिचुएशन था वो कह लो कि पूरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, और एग्रीकल्चर से ही जो रॉ मटेरियल था किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड था। उससे रिलेटेड ही इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, उस पर ही जो है पूरी जो है इकोनॉमी डिपेंड हुआ करती थी। लेकिन जब वो ब्रिटिश भारत में आए तो ब्रिटिश जब भारत में आए तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जब यहाँ आए तो वो शुरू कर दिए कि जो यहाँ के भारतीय थे उनके जो भी रॉ मटेरियल थे पहले उनसे अपने फैक्ट्रियों में जो है रॉ मटेरियल का काम करते थे, फिर धीरे धीरे क्या उनको डिमोलाइज करना स्टार्ट कर दिया, उस पर टैक्स लगाना, टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करके जो है वो अपने देश ले जाना, फिर वहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाना और जो है उसी से फिनिश गुड्स बना करके यहाँ भेजना, ये उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे क्या है जो भारत की इकोनॉमी थी वो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड था। अब इसके बाद मैं जो है रूरल लाइफ एंड मुगल पीरियड की बात करता हूँ। तो जो मुगल पीरियड के समय जो देखें रूरल लाइफ, मुगल पीरियड को बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मुगल के बाद ही जो है ब्रिटिश भारत में आए थे। तो ब्रिटिश के भारत में आने से पहले मुगल पीरियड में क्या सिस्टम था उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो जो रूरल लाइफ था मुगल पीरियड का, उस समय देखें तो लैंड 3 पार्ट में डिवाइड था। मुगल पीरियड जो है वो लैंड 3 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट था जागीर सिस्टम, दूसरा था खालिसा लैंड और थर्ड था इनाम लैंड। 3 हुआ करता था। तो इस तरह के देखें 3 पार्ट में जो डिवाइड हुआ करता था, पहला जो था जागीर वो मनसबदार के द्वारा जो है मनसबदार अपॉइंट किया जाता था। जागीरदार जो है मनसबदार, जागीर के लिए मनसबदार अपॉइंट किया जाता था, और वो मनसबदार के द्वारा जो मनसबदार था वो अपने क्रॉप को जो है बेच करके अपने एक्सपेंस के लिए वो खर्च करता था। क्रॉप को बेच करके ये अपने एक्सपेंस के लिए रखता था। तो इस तरह जागीर किसी तरीके का जागीरदार जो थे किसी तरीके का उनको जो टैक्स नहीं देना था, वो टैक्स फ्री थे किसी तरीके का ना, उसमें केवल मनसबदार के द्वारा जागीर जो दिया जाता था मनसबदार के द्वारा वो चलाया जाता था, और उसके टैक्स के उसके एक्सपेंस के लिए उसका जो है क्रॉप को बेच करके वो अपना खर्च चलाते थे। सेकंड जो था वो खालिसा लैंड था। खालिसा लैंड वो एम्परर के अंडर में हुआ करता था, और एम्परर क्या करते थे वो कल्टीवेटर को अब वो लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए देते थे। एग्रीकल्चर के लिए कल्टीवेटर लैंड लिया करता था एम्परर के अंडर में, और लैंड लेने के बाद जो है उसको पूरे कल्टीवेशन का 1/3 टैक्स के रूप में जो है पेड करना पड़ता था। 1/3 जो है टैक्स के रूप में पेड करना पड़ता था। और थर्ड जो था इनाम लैंड चैरिटेबल हुआ करता था। चैरिटेबल मीन्स दान की तरह लैंड दिया जाता था, और ये दान जो दिया जाता था वो टैक्स फ्री हुआ करता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। और यह मुख्य रूप से मॉस्क्यू और टेम्पल के लिए ये दान दिया जाता था, धार्मिक स्थलों के लिए ये दान दिया जाता था। दान देने के बाद इससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन ये सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सेंट्रल पावर वीकेंड होने के कारण ये टैक्स जो है कलेक्ट करने में गवर्नमेंट जो है एबल नहीं हो पाया। टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये जो गवर्नमेंट था वो एबल नहीं हो पाया, तो उसने क्या किया कि जो है इजरा सिस्टम बनाया, और इजरा सिस्टम के तहत जो है जो इजरा थे उनको टैक्स कलेक्टर बना दिया गया। इजरा को टैक्स कलेक्टर बना दिया गया। तो इजरा जो थे जो टैक्स कलेक्टर बने, टैक्स कलेक्टर क्या करते थे उनको ये दिया गया कि आप अपने एरिया का टैक्स कलेक्ट करिए, और टैक्स कलेक्ट करने के लिए टैक्स जो कलेक्ट कर लेते थे उनका 1/10 उनको टैक्स कलेक्ट के लिए पेमेंट दिया जाता था। पेमेंट के रूप में
टैक्स कलेक्टर को 1/10 टैक्स दे दिया जाता था। जो टैक्स वो कलेक्ट करके लाते थे उसका 1/10 पार्ट उन्हें पेमेंट के रूप में दे दिया जाता था। तो इस तरह क्या हुआ कि जब इस तरह का सिस्टम बना तो जो टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे वो किसानों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके लाते तो उसका 1/10 पार्ट उनको भी मिल रहा था। तो उससे होता था कि उनको कि उससे उनको भी पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह क्या है, उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश किए। तो इससे क्या हुआ कि बीच में जो है जमींदार जो हुआ करते थे उनका जो है इंटरफियर हुआ। और जमींदार का जो इंटरफियर हुआ तो जमींदार इंटरफियर करता है तो ये जो है टैक्स कलेक्टर इजरात सिस्टम को समाप्त करता है। वो जो है सभी गांव में मनसबदार को अपॉइंट करता है। वो मनसबदार जो हुआ करता था उस गांव का जो है उस विलेज का एक चीफ रियाट हुआ करता था। चीफ रियाट हुआ करता था मतलब एक तरीके से वो उस अपने गांव का एक मुख्य कृषक हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था। उसके द्वारा ये जो है टैक्स कलेक्शन का कार्य किया जाने लगा। इसके बाद देखें तो रेवेन्यू कलेक्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तो हमने मुगल पीरियड की बात की, मुगल पीरियड में क्या था टैक्स कलेक्शन का। अब हम लोग जो है रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी में किस तरह हुआ उसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ये दो बहुत सिग्निफिकेंट थे, क्योंकि प्लासी और के युद्ध या बैटल जो बक्सर का बैटल हुआ, प्लासी के बैटल और बक्सर के बैटल के बाद ही जो है जो अंग्रेज थे पूरी तरीके से भारत पर जो है वो अधिकार जताना स्टार्ट कर दिए। उसके पहले उनका पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था। तो जब उनका कंट्रोल भारत पर हो गया तो वो क्या है कि अपने तरीके से पहले बंगाल से जो है टैक्स कलेक्शन प्रारंभ किए। बंगाल से टैक्स कलेक्शन प्रारंभ किए तो उन्होंने क्या किया कि दीवान को अपॉइंट किया और दीवान को जो है चीफ ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया। और इसके बाद जो है उसको रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो है अपॉइंट किया गया। उसका जो मेन जो है एक तरीके से उद्देश्य हुआ करता था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्मी को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का मेंटेनेंस करने के लिए जो है टैक्स कलेक्शन किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होने से आर्मी को मेंटेन करना था, आर्मी को बढ़ाना था, ट्रेन को मेंटेनेंस करना था। इसका मतलब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में ट्रेन को फैलाते तो उनको अपने व्यापार में सुविधा होती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी जो है बढ़ाने से क्या होता था, आर्मी बढ़ाने से और भी अदर प्लेसेस को एनेक्स करने में उनको जो है सुविधा होती थी। इसलिए उन्होंने बार बार ऐसा किया और इस तरह रेवेन्यू को भी इंक्रीज करते रहे, हमेशा रेवेन्यू को इंक्रीज करते रहे। रेवेन्यू को इंक्रीज करने का कारण ये था कि वो चाहते थे कि कॉटन और सिल्क का क्लोथ जो है यहाँ चीप से चीप हो जाए। हाँ, जितना हो सके कॉटन और सिल्क के क्लोथ जो है इंडिया में बहुत सस्ते हो जाएं। तो सस्ते हो जाने के कारण जो है क्या हुआ कि वो सस्ते हो जाने के कारण जो यहाँ के कल्टीवेटर थे उनके जो रॉ मटेरियल थे वो भी सस्ते हो गए। तो उन्होंने क्या है कि ये कनिंगली जो है प्लान किया। तो 1865 में कंपनी जो है अपने देश से जो है रॉ मटेरियल को भारत से खरीद करके अपने देश भेजने के लिए भारत में जो है उन्होंने वहाँ से अपने देश से सोने या चांदी को लाया और यहाँ के टैक्स कलेक्शन को जो है बढ़ा करके जो है एक अच्छा जो है कह लो कि अपनी ट्रेजरी बनाई। और ट्रेजरी बढ़ाने के बाद वो धीरे धीरे जो है यहाँ से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके अपने देश जो है भेजने लगे, जिससे कि जो है वो अपने देश से ये रॉ मटेरियल को ले जा करके वहाँ से फिनिश गुड्स बना करके ला सकें। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो था, फिर इसके बाद जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो था वो जो है एक तरीके से रेवेन्यू का कलेक्शन का सिस्टम चेंज कर दिया। उसने चेंज ये किया कि वो लगा ऑक्शन, नीलामी करने। ऑक्शन मींस नीलामी, बीडर मतलब हाई बोली, ज्यादा बोली करने वाला। तो जो है उसने नीलामी करने लगा, वो एरिया को नीलाम करने लगा कि इस एरिया में नीलामी लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है, वो जिससे
और उसमें सबसे ज्यादा जो है बिडर देने वाला बोली लगाने वाले को टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया जाएगा। तो इस तरह जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको जो है टैक्स कलेक्शन के लिए दे दिया जाता था। अब जो बोली ज्यादा लगाता था उसको उतना जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो वो शुरू किया कि गवर्नमेंट को जो है देने के लिए वो उसकी पूर्ति करके अपने भी फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया। तो क्या थे, भारतीय किसान जो थे वो धीरे धीरे गरीब होने लगे और इस तरह से पूरी भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो कहें तो पूरी तरीके से ध्वस्त होने लगा। और जो यहाँ के कृषक थे उनको पूरी तरीके से दबा दिया गया और वो अपना जो है खेती सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। वो जो है उनके अंडर में काम करने लगे और पूरा सिस्टम जो है वो अंग्रेजों के अंडर में आ गया और उन्होंने पूरी तरीके से उसको तहस नहस कर दिया। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आगे का जो भी होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोगों को ये सलाह दिया जाता है कि आप लोग बुक लेके बैठें। मैंने जो है आज ये तो इंट्रोडक्शन है, इसके बाद उसमें दो हेडलाइंस को मैंने रूरल लाइफ एंड सोसाइटी जो हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 3 उसमें से लिया है और ये 3 उसके पॉइंट्स हैं। मैंने 3 पॉइंट्स या हेडलाइंस को आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें पॉइंट बाय पॉइंट मैंने किया है, वो लाइन वाइज नहीं किया है। उसको आप बुक लेके बैठेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह आप लोग उसको देखते रहिए और मेरे द्वारा जो भी एक्सप्लेन किया जाता है उसको समझते जाइए। और आने वाले दिन में मैं अगला पार्ट जो है एक्सप्लेन करूँगा। दैट्स ऑल।